बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, कि हमारे पास ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, सच डैट, और वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि अगर उन तीनों वेक्टर्स को सम किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। जिस तरह ये होता है ना, मसलन ये ए वेक्टर है, मैं कहता हूँ ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसके ऊपर यूं वेक्टर के हम निशान भी लगा देते हैं। तो अगर ये दोबारा जहां से शुरू होता है, अगर उधर ये वापस आ जाए ना, तो वो चीज जीरो के बराबर हो जाती है। मसलन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये इस तरह होता है। अगर यूं लिखा हो ना, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास मिसाल के तौर पर बी वेक्टर है, और यहां से यहां यूं बनी हो, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर करें, ये किसके बराबर आ रहा है जी, सी वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना उन्होंने ये कंडीशन बताई हुई है कि ए बी और सी वेक्टर ऐसे हैं, अगर इन तीनों को सम किया जाए तो आंसर क्या आता है जी, जीरो आता है। ये उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ए वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो टू आंसर आता है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो थ्री आता है, और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो फोर आता है। वेक्टर उन्होंने बताया नहीं है किसके बराबर है, उनकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। और फिर कह रहे हैं देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो वेक्टर है इसके दरमियान जो एंगल है उसको आपने फाइंड करना है। अच्छा, अगर हमने ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, कास थीटा मालूम करेंगे, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये चीजें हमने ना फाइंड करनी होंगी। तो ये नीचे देखते हैं, इस जगह पर इन्होंने इसी तरीके से इसे सॉल्व भी किया होगा। तो ये मैं एक मिनट आपको इधर से ये दिखाता हूँ कि इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया हुआ है। ये देखें, ये इन्होंने यही फार्मूला लगाया हुआ है कि कास थीटा ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये जो दोनों मैग्नीट्यूड्स है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ हमने ना ए डॉट बी मालूम करना है। अगर हमने ए डॉट बी मालूम कर लिया तो हम एंगल जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास है। अब हम ए डॉट बी किस तरह मालूम करेंगे, ये देखें, ये लिखा ना ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से सी को इधर रहने देते हैं, ये वाला ए इधर आकर माइनस ए हो जाएगा, बी इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ये हमारे पास ना सी वेक्टर का आंसर आया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेशक इसको आप ना राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा लें। तो राइट साइड पर हमने क्या लिख लिया, सी वेक्टर, और इसके भी हमने राइट साइड पर क्या लिखा, सी वेक्टर। ये वाली वैल्यूज इधर लिखी और इनके दोनों साइडों पर ना सी वेक्टर लिख लिया। अच्छा, फिर हमने ना इस सी वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। सी वेक्टर की ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई है ना, कि सी वेक्टर बराबर है माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमने इधर पुट कर दिया। अब सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये बराबर होता है सी स्केयर के बराबर होता है। और सी स्केयर को यूं लिख सकते हैं कि सी वेक्टर और इसके ऊपर ना स्केयर, यानी कि सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो तो वो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इसको इस तरीके से ना लिखा जा सकता है। अच्छा, अभी ने हमने ना मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, यूं समझे कि ये जो हमारे पास है ना माइनस ए, इसको माइनस ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डॉट ए वेक्टर। फिर माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, प्लस ए डॉट बी। फिर माइनस बी को ए के साथ माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए बन जाएगा। फिर माइनस बी को माइनस बी के साथ, तो वेक्टर के साथ ये प्लस ए बी डॉट बी आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम मिसाल के तौर पे ए डॉट ए वेक्टर हो ना, तो वो ए वेक्टर का स्केयर बन जाता है। ए वेक्टर लिखकर उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर, जिस तरह ये था ना सी डॉट सी, उसको हमने सी वेक्टर लिखकर उसका स्केयर लिख लिया था, इसी तरह ये बी डॉट बी वेक्टर है, ये बन जाएगा बी वेक्टर का की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अच्छा, ये जो होता है ना ए डॉट बी,
ये बराबर होता है बी डॉट ए के, यानी कि इसके ऊपर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वो लगाई जा सकती है। यानी कि बी डॉट ए को ना ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है। ये ए डॉट बी है, ये बी डॉट ए है। तो बी डॉट ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, तो वो 2 टाइम्स बन जाएगा ए डॉट बी के। तो इन दोनों का ये आंसर हमने ना इस जगह पर लिख दिया। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। वो किस तरीके से, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इधर ही लिखा रहने देते हैं। ये वाला जो ए स्केयर है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्केयर। ये बी स्केयर ने इस साइड पर क्या हो जाना, माइनस बी स्केयर। फिर राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट के ऊपर लिख लेंगे। अब इनकी ना वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी। सी स्केयर बराबर है जी, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 4 के। ऊपर ये स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर लिख लेंगे। ए वेक्टर किसके बराबर है, 2 के। ऊपर वाला स्केयर इधर आ जाएगा। बी वेक्टर 3 के बराबर है, इसका स्केयर इधर लगा देंगे। जो 4 का स्केयर है वो किसके बराबर है जी, 16 के। तो इधर हमने 16 लिख दिया। फिर ये 2 का स्केयर 4, और -3 का स्केयर जो है ना -9 के इक्वल आ गया। 16 में से 4 निकाले 12, 12 में से 9 निकाले 3, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आया था 2 a डॉट बी, ये किसके बराबर है, 3 के। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ जाकर ना डिवाइड हो जाना है। तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, a डॉट बी का। अब ये हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। ये कास थीटा किसके बराबर होता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमने ना 3/2 लिखा, और फिर ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ ना 3/2, और ये डिवाइड है, इसको मैंने यूँ लिखा, फिर डिवाइड, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अच्छा, अब ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड को मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा 6। अब 6 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, तो नीचे 12 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 3। तो 3/12, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आ जाता है। तो कास थीटा किसके बराबर आ गया जी, 1/4। फिर थीटा इधर रहने देते हैं, कास ने दूसरी तरफ आकर कास इनवर्स हो जाना, 1/4। ये एंगल इस तरीके से ना निकाला जाता है। अच्छा, अगर इस तरह लिखो जिस तरह ये इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह लिखा जाता है, ये जो होता है ना 2, ये जो 3 के नीचे 2 है, इस 2 ने ना नीचे आके मल्टीप्लाई होना होता है इस 2 के साथ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 ने फिर 3 से मल्टीप्लाई होना 12, और ऊपर वाला 3 इधर रहता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, मैं समझा देता हूँ दोबारा। नहीं तो फिर इससे अगला क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसमें अगर कुछ पूछना है तो बताएं। सर ये जो ए और बी का अलग अलग से मैग्नीट्यूड है, वो हाँ टू जी, और थ्री से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा अ, किस जगह पे। है? ये जो कॉस थीटा अच्छा, ये नीचे वाला। डिवाइड हो रहा है ए अच्छा, ये और बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जी किस तरह होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। मसला नहीं है। ये देखें, इधर मैं जरा खाली जगह पर इसे करता हूँ। ये लिखा हुआ है a डॉट बी, और नीचे लिखा हुआ है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इधर लिखा हुआ है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही चीज है ना। अब इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। a डॉट बी किसके बराबर है जी, 3/2 के बराबर है। ये जो इधर हमने निकाला 3/2, फिर ये डिवाइड लिखा। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 2 है। इधर 2 लिख लिया। और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो कितनी है, 3 है। इधर हमने क्या लिख लिया, 3। ये 2 और 3 ने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, ये जो होता है ना 3/2, ये जो 2 इस जगह पर होता है ना, इसको हम नीचे लिख सकते हैं। यानी कि अगर ऊपर एक 2 हो, उस 2 को ना नीचे लिखा जा सकता है। तो ये 3 ऊपर रहेगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, और ये दोनों 2 ना इसके साथ आ जाएंगे, इधर ×2 और ×3। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो ये 3 कैंसिल कर दें, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि ये कैंसिल होता है ना, वो पीछे 1 बचता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4। एक तो ये तरीका है। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके की समझ आई है ये किस तरह मैंने किया है, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका। ये जो 2 है इसको हाँ जी समझ रहा हूँ। नीचे लेके आया जा सकता है। इसको नीचे क्यों लाते हैं, उसकी वजह क्या है, ये देखें। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ।
ए डॉट बी का जवाब क्या है, 3/2। तो इधर हमने क्या लिखा, 3/2 बटा 2 लिख लें या इस तरह लिख लें। और इसका जवाब कितना था, 2 × 3। अच्छा, अब ये जो है ना, ये 3/2, इसको मैंने इधर लिखा, इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड। और ये 2 × 3, ये कितना हो गया, 6। इधर मैंने 6 लिख दिया। अच्छा, अब ये जो डिवाइड है ना, ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 6 को लिखेंगे 1/6। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। फिर ये 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, तो ऊपर 1 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4। एक इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाता है, ये 1/4 इस तरह आता है। हाँ जी, ये क्लियर है या हम कोई और तरीके से समझाऊं? Yes. हाँ अच्छा, जी। ठीक है, तो जहाँ से समझ ना आए पूछ लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मकसद ये है कि ये चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा मसला नहीं, रिकॉर्डिंग होती रहेगी। लेकिन ये साथ साथ ना आपने पॉइंट जो है ना, ये अपने क्लियर करते जाना, क्योंकि ये होते हैं छोटे छोटे पॉइंट। अगर इधर से गलत हो जाए ना, तो फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास a + b की मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर हो, a - b की मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ए और b के दरमियान एंगल निकालें। तो a और b के दरमियान एंगल निकालने का हमने फार्मूला पढ़ा है। वो क्या होता है, जो अभी भी हमने ये चीज पढ़ी है ना, वो होता है जी cos थीटा a.b डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने ना a.b मालूम करना है, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो अब इधर से ये ना हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये जो गिवन हमारे पास चीज है, इसको हमने एक दफा इधर दोबारा लिखा, फिर इसका हमने ना स्केयरिंग कर ली, a + b का स्केयर और a - b का स्केयर। अच्छा, दोनों के ऊपर ना हमने स्केयर स्केयर लिख लिया। अब हमने ना स्केयर का फार्मूला ओपन करना है। तो ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, a + b का स्केयर, और इधर क्या लिखा हुआ था, a - b का स्केयर। तो a + b को ना 2 बार लिख लिया, a + b डॉट a + b। a - b को भी 2 बार लिखा, a - b। अच्छा, इन्हें अब हमने मल्टीप्लाई करना है। a ने a से मल्टीप्लाई होना, फिर a.b, फिर b.a, फिर b.b। तो ये इस तरह ना हमारे पास टर्म आ जाएंगी, ये a.a प्लस माइनस माइनस a.b, फिर -b.a, फिर माइनस माइनस प्लस b.b। अच्छा, अब ये जो है ना, a.a, इधर भी a.a है, ये कैंसिल हो जाएगा, b.b से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये आपस में ना कम चेंज किए जा सकते हैं, ये b.a है ना, इसको a.b लिखा जा सकता है। तो ये a.b, इस तरह अगर लिखो a.b, और एक दफा और लिखा हो जी a.b, तो ये इसके शुरू में 1 1 होता है, ये 2 × a.b हो जाता है, यानी कि a.b को कॉमन लेते हैं और 1 + 1 2 हो जाता है। तो ये इस तरह ना 2a.b लिखा। तो ये -a.b, ये -b.a, इसको -a.b लिखेंगे, फिर ये बन जाएगा -2a.b। अच्छा, अब ये चीज इधर माइनस हो रही है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों को अगर देखें, तो 2 से क्या होना है, इन दोनों ने ऐड होना है। तो ये बन जाएगा 4a.b। अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इस साइड पर आकर 2 के नीचे डिवाइड होना है, a.b 0/4, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, a.b 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने ना a.b की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, उससे ऊपर उन्होंने ये वैल्यूज दी हुई थी। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी, 2 के बराबर थी, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 के बराबर थी। तो इस जगह पर ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो इस जगह पर ना इनकी वैल्यूज दी हुई थी, ये क्वेश्चन नंबर है 3 का। 3 के अंदर ये एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 है। ये हमने ना इस जगह पर वैल्यूज पुट कर देनी है। अच्छा, अब ऊपर क्या आएगा, 0, a.b 0 के बराबर है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 के और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 के। तो ये बन गया cos थीटा बराबर आ गया 0/6। अगर किसी चीज के ऊपर 0 हो ना, तो वो 0 ही होता है। तो ये cos थीटा = 0। तो फिर cos इधर आकर cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0 जो है वो 90 के बराबर होता है।
कैलकुलेटर से आप करके देख लें cos इनवर्स 0, तो वो 90 डिग्री उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। मसलन ए और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो ना, तो फिर आपने याद रखना है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री हो तो ये दोनों क्या होते हैं, एंगल परपेंडिकुलर होती है, यानी कि दोनों वेक्टर क्या है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने ना मुकम्मल सॉल्व कर लिया। इसके दो पार्ट्स थे। ये दूसरे पार्ट में कोई अगर पूछना है तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर की ये वैल्यू है, ये बी वेक्टर की वैल्यू है, और ये सी वेक्टर की वैल्यू है। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट ए माइनस लैम्डा बी, ये जो ए माइनस लैम्डा बी है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, सी के साथ। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना, कोई भी दो वेक्टर, मसलन u और v वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो उसकी कंडीशन ये होती है इनका डॉट प्रोडक्ट ना 0 के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, तो वो दोनों जो वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है। अब हमारे क्वेश्चन में ना वो ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हमने लेना है। ये देखें, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, यानी कि यही दो वेक्टर है ना, ए माइनस लैम्डा बी, ये एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। फिर इसे हम ना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना, ए माइनस लैम्डा बी को मालूम करना। ये जो वेक्टर है ना जो क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी की वैल्यू गिवन है ना, लेकिन हमने ए माइनस लैम्डा बी मालूम करना। तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे ए की वैल्यू, फिर लिखेंगे माइनस लैम्डा, फिर बी की वैल्यू, फिर माइनस लैम्डा को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 - 7 लैम्डा इंटू आई। फिर जे वाली टर्म्स लिखेंगे, फिर के वाली टर्म्स लिखेंगे। तो ये हमने ना वेक्टर मालूम कर लिया। अब ये वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अब ये लिखते हैं, ये देखें, ये हमने ना किस तरीके से इसको लिखा, यहां से लेकर यहां तक, ये किसकी वैल्यू है जी, ए माइनस लैम्डा बी की वैल्यू है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है जी, सी की वैल्यू है। अब इन दोनों के ना आई ने आई से मल्टीप्लाई होना, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 3 और 1 - 7 लैम्डा मल्टीप्लाई होंगे। फिर -2 और ये वाली जो टर्म है ना इसने मल्टीप्लाई होना है, और लास्ट के ऊपर ये वाली टर्म ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और इसको किसके बराबर रखना है जी, 0 के बराबर रखना है। फिर ये 3 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है जी 3, ये लिखा हुआ है 6, और ये लिखा हुआ है जी 20। ये 20 है। अच्छा, ये हमने ना टर्म्स इधर लिख ली, ये टोटल कितना बन गया, 29। तो ये हमने लिख लिया जी 29। ये -21 लैम्डा, फिर -18 लैम्डा, और -5 लैम्डा, इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो ये हो जाएगा जी 9 और 5, 14, 4 लगा, 1 कैरी, तो 1 और 2, 3, 3 और 1 4, तो 44 आ गया, 7 लैम्डा आ गया। 44 लैम्डा किसके बराबर है जी, ये बराबर है जी 29 के। एक मिनट इधर से ये जरा क्लियर करके देख लें, इसके नीचे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ जी, ये बराबर जी +29 के बराबर है। और ये हमारे पास क्या था जी, माइनस लैम्डा था। अब अगर इसमें -44 लैम्डा था, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, या यूं समझ लें -44 लैम्डा, ये जो माइनस +29 इधर आके क्या हो जाएगा, -29। माइनस और माइनस काट जाएंगे, लैम्डा इधर रहेगा, 29 ऊपर, और 44 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ना ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 29 डिवाइडेड बाय 44 के इक्वल आ गया है। हाँ जी, इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। बस इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए और जवाब 0 के बराबर आए, तो वो दोनों वेक्टर जो है ना जिनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये जरा क्वेश्चन जो है ना इसको जरा सही तरह समझते हैं।
इसकी तरह डायग्राम सही तरह नजर आ जाए। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, शो डैट, कि आपने ये चीज शो करनी है, द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल, कि कोई सी दो डायगोनल के दरमियान जो एंगल है ऑफ अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब होता है इस तरह करके, जिस तरह ये बना हुआ है ना, डब्बा जिस तरह होता है। तो ये हमने दो स्केयर बना लिए, फिर इनको यूं आपस में मिला लिए, तो ये ना क्यूब बन जाता है। तो क्यूब की डायगोनल, अब डायगोनल कोई भी हो सकती है, यानी कि इस तरीके से बनाई जा सकती है डायगोनल। मसलन इस पॉइंट को हम ना इधर मिला लें, और इस पॉइंट को अगर हम चाहें तो दूसरी साइड के ऊपर मिला सकते हैं, उस पॉइंट को इधर मिलाया जा सकता है, इस पॉइंट को इस साइड पर मिलाया जा सकता है। इसके अंदर ना काफी ज्यादा जो है ना डायगोनल्स बन सकती हैं। तो कोई सी भी जो दो डायगोनल्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो बराबर है काज इनवर्स 1/3 के बराबर है। ये चीज ना हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ना हम यूं ड्रा करेंगे इसको, चले मैं जरा रेड कलर से ड्रा करता हूँ ताकि सही पता चले। ये ओरिजिन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस बन गया, एक साइड पर एक्स एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ऊपर की तरफ ना जेड एक्सिस आ गया। अब हमने ना बनाना है जी, क्यूब बनाना है। तो एक बॉक्स इधर बनाएं, यानी कि क्यूब बनाए, ये स्केयर बनाएं, और एक स्केयर ना इस जगह पर बना लें। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको यूं आपस में पीछे की तरफ ना मूव करवाते जाएं, तो ये हमारे पास ना बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। ये जो जगह ना ये ओरिजिन है, ओरिजिन को लिखते हैं 0 0 0। अच्छा, अब हमारे पास जो ऊपर की तरफ ये जा रही है लाइन, तो इसका पहली चीज एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, तीसरी जेड होती है। तो ये जो जेड है ना वो आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है। और हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ना जो इस साइड पर है, मेरे वाली साइड पर है, तो इसको हमने लिखना है 1 1 1। तो ये एक्स एक्सिस से भी 1 के फासले पर है, वाई एक्सिस से भी 1 के फासले पर है, और जेड एक्सिस से भी 1 के फासले पर है। तो ये जो पॉइंट है ना इसको हम लिखेंगे 1 1 1। तो इसी तरह ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बनेगा, 0 0 0 बनेगा। ठीक है। और इसी तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये जो मेरे वाली साइड है इस साइड के ऊपर आ रहा है, इधर से इस साइड पर आ रहा है। तो ये वाली जगह क्या है, 0 0 1। और ये वाली जगह क्या है, इधर एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, और जेड 0 है। ठीक है। यानी कि ये पॉइंट होता है कि इसमें अगर देखें एक्स वाली साइड पर आप कितना आए हैं, 1, फिर वाई वाली साइड पर कितना आए हैं, 1, तो इसको लिखेंगे 1 1। और जेड वाली साइड पर तो गे नहीं है, इस वजह से 0 है। अच्छा, ये वाला पॉइंट किस तरह 1 1 बनता है ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ना इधर से चलना, एक्स वाली साइड पर कितना आए, 1, फिर वाई वाली साइड पर कितना गए, 1, फिर जेड वाली साइड पर कितना आए ऊपर की तरफ, 1। तो ये पॉइंट क्या बन जाता है जी, 1 1 1। अच्छा, अगर नीचे वाला पॉइंट अगर हमने लिखना हो वो किस तरीके से लिखेंगे, और वो इसी तरह लिखेंगे, ये x1 y1, अब ऊपर गे नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, 1 1 0, ये इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, फिर ये वाला पॉइंट, ना हम एक्स साइड पर गए हैं ना हम वाई साइड पर गए हैं, हम सिर्फ जेड साइड पर गए हैं, तो इसको हम ना 0 0 1 लिखेंगे। तो इन पॉइंट्स की समझ आ गई, ये किस तरह ये लिखे हुए हैं। यानी कि ये पॉइंट्स के जो नंबर हैं, A B C D, ये जो पॉइंट्स हैं इनके ये नंबर किस तरीके से लिखे गए, 1 1 0 किस तरह बना, 0 0 1 किस तरह बना, और 1 1 1 किस तरह बना। हाँ जी, इन पॉइंट्स की समझ आई है। जी सर, ये जो बीच में जो ओ है, वो हम किसी भी नहीं पॉइंट को नहीं, लेट कर ओ से मुराद है जी ओरिजिन। जो ओरिजिन होता है ना, यानी कि जो जहाँ से सारी चीजें निकल रही हैं। ठीक है। जो हमारा ओरिजिन होता है, ORIGIN, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ एक्स वाई और जेड ना 0 हो। मसलन ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ ही इसी पॉइंट से हमारा वाई एक्सिस निकल रहा है, और इसी पॉइंट से हमारा जेड एक्सिस निकल रहा है, एक्स वाई और जेड। तो ये जगह क्या है, ये 0 0 0 है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, और जेड भी 0 होगा। अच्छा, अगर हमने ये वाला पॉइंट लेना हो, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर एक्स किधर, हम आगे आ गए हैं ना 1 पॉइंट। अब हम इस साइड पर नहीं गए हैं और ऊपर भी नहीं गए हैं, तो बाकी वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे।
तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट किस तरह लिखा जाएगा, 1 0 0। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये डी पॉइंट किसके बराबर होगा, तो ये देखें, पहले हम एक्स वाली साइड पर आए 1, फिर वाई वाली साइड, वाई नहीं जेड वाली साइड पर 1 गए, तो ये पॉइंट यूं बनेगा 1, वाई वाली साइड पर तो गए नहीं है, तो जेड वाली साइड पर आ गया 1 0 1, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 0 1। अच्छा, अगर इस साइड पर भी आ जाए तो ये वाला जो वाई वाला भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 0 1, 1 0 1 से जब इधर को आएंगे ना तो ये 1 1 1 बन जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले इस साइड पर आए, फिर इधर आए, फिर ऊपर आ जाएं। तीसरा तरीका क्या है कि पहले हम आ जाएं जी इस साइड पर, ठीक है, फिर हम आ जाएं ऊपर और एंड पर इधर आ जाएं, ये पहले जेड एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग आए, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग आए, और इस जगह पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये जो एफ है इसका क्या पॉइंट होगा, ठीक है, तो 1 0 की फॉर्म में अगर लिखना हो किसको, एफ को, तो ये क्या पॉइंट बनेगा, हाँ जी जरा सोच के बताएं, ये पॉइंट किसके बराबर आएगा, ये ओरिजिन है, इधर से हमने किधर को आना है, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई क्या हो गया, 1, दरमियान दरमियान वाली चीज ये होगी 1। अच्छा, अब हम कोई एक्स वाली साइड पे आए हैं, इसको आगे वाली जीरो साइड दो। नहीं है लेके आए, तो इस जगह पर क्या लिखेंगे, 0, जीरो। एक्स 0 हो जाएगा। अब हम ऊपर की तरफ गए हैं ना, यहाँ से यहाँ आए ना, तो इसका जो जेड है वो क्या हो जाएगा, 1, तो ये एफ का पॉइंट क्या वन। बनेगा, 0 1 1, ये वाला पॉइंट बन गया। अच्छा, अगर हमने डी का पॉइंट लिखना हो तो इसको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम किधर आएंगे, एक्स वाली साइड पर, तो एक्स एक्स क्या हो एक्सिस। जाएगा, 1 हो जाएगा। वन। फिर हम वाई वाली साइड पे गए हैं, कोई नहीं जाना, हमने तो ऊपर जाना है, तो वाई वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, और जेड वाला पॉइंट ना ये 1 बन जाएगा, ये 1 0 1 होगा, ये 0 1 0 होगा। इसी तरह ये सी का लिखा है, बी का लिखा है, ये पॉइंट समझ आ गए हैं? जी। अच्छा, ये ई पॉइंट किसके बराबर होगा, ये बड़ा, 0 1 0। ये देखें, ये 0 है, और वाई क्या है, 1 है, और जेड जो है वन वो जीरो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, ये बिल्कुल आपने ठीक बताया। अच्छा, अब हमने डायगोनल मालूम करने हैं, क्योंकि डायगोनल के पॉइंट्स तो आ गए हैं, अब इनकी हमने लेंथ मालूम करनी है। एक हम मालूम कर लेंगे जी बी, यानी कि जी से बी, एक ये डायगोनल बन जाएगी। इसके पॉइंट क्या होंगे, इसको हम लिखेंगे ना बी, बी माइनस जी, ठीक है, जी का क्या पॉइंट है, 1 1 0, ये बी का पॉइंट आ गया। अब जी का पॉइंट क्या है, 0 0 1, 0 0 और 1, इस जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ, जरा जगह कम है। तो इस तरह हमारे पास ना जी बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरी जो डायगोनल है ओ सी की वैल्यू भी ना हम निकाल सकते हैं, तो ये इधर इन्होंने निकाली हुई हैं वैल्यूज, ये देखें, ओ सी की वैल्यू उन्होंने निकाली, ओ सी की किस तरह निकलेगी, सी माइनस ओ करके, यानी कि सी माइनस ओ करेंगे तो हमारे पास ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर जी बी की वैल्यू निकालनी है तो बी माइनस जी कर लेंगे, हमारे पास बी पॉइंट भी है और जी पॉइंट भी है, तो इसको यूं माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ना, तो पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट निकालेंगे, फिर आई लिख देंगे, दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट निकालेंगे, फिर जे लिख देंगे, तीसरे पॉइंट में से तीसरा पॉइंट निकालेंगे तो के लिख लेंगे। ये हमारे पास ना ये वेक्टर बन जाएगा जीबी वेक्टर, और ऊपर कौन सा वेक्टर बन गया, ओ सी वेक्टर बन गया। अब हमने ना ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हमने डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमने दो वेक्टर लिखे, इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया हमारे पास आंसर कितना आया, 1, ऊपर 1 लिखेंगे। अब इनका ना हमने अलग अलग मैग्नीट्यूड लेनी है, तो ये ओ सी की मैग्नीट्यूड ली, ये कितनी आ गई जी, 3 का स्क्वायर रूट। जी बी की मैग्नीट्यूड ली, वो जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर लेकर बीच में प्लस लिखते हैं, फिर स्क्वायर रूट लिखते हैं। ये भी हमारे पास कितना जवाब आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया।
तो 2 बार स्क्वायर रूट 3 लिखा हो, एक बार लिखकर उसकी पावर 2 लिखते हैं, फिर ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो 3 नीचे बच जाएगा, 1/3। तो कास थीटा किसके बराबर आ गया, 1/3 के। तो थीटा इधर रहा, ये वाला कास इधर आके ना कास इनवर्स 1/3। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है इसको किस तरह किया। ठीक। अच्छा, इसके अंदर देखें ना, सबसे पहले हमने क्या किया, ये पॉइंट मालूम किए हैं, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे पास है ये क्यूब था ना, क्यूब के हमने पॉइंट मालूम कर लिए, कौन कौन सा पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, क्योंकि ये डायगोनल बन रही है। फिर हमने क्या किया, एक और पॉइंट निकाला। दूसरा पॉइंट हमने कौन सा लिया, ये ओ से सी की तरफ, ओ से सी की तरफ ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर इन इनके ना हमने वेक्टर बनाए, यानी कि ओ सी वेक्टर बनाया, और एक जी बी या बी जी ये वेक्टर बनाया। फिर हमने इनके दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना, तो उन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए ये काज वाला फार्मूला लगाया, काज ओ सी इंटू डॉट जी बी। फिर इन दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड ली, और फिर ये सॉल्व होके 1/3 आया, तो काज इधर आके ना काज इनवर्स हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का। जी। अच्छा, अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं, इफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है हमारे पास वो इसके बराबर है, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फिर आपने ना डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, किसका, ए वेक्टर का। इसके अंदर ना ये करना होता है कि जो हमारे पास वेक्टर होते हैं ना, यानी कि ये 2 × I लिखा हुआ है, -3 × J लिखा हुआ है, +4 × K लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर मैं ए की बजाय ना यू वेक्टर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी यू वेक्टर बराबर है A × I +B × J +C × K के बराबर है। अब अगर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे ना, पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, जो कि बराबर आ जाएगा जी A² + B² + C² के। अच्छा, अब डायरेक्शन कोसाइन में ना करना ये होता है, इनको डिवाइड करना होता है। जो आई का कोफिशिएंट क्या है, ए को आपने डिवाइड कर देना इस पूरी चीज से, इस पूरी चीज को मैं आर का नाम दे देता हूँ। तो A/R, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया, इसको काद अल्फा भी कहा जाता है। काद अल्फा किसके बराबर आ गया, A/R। इसी तरह कास बीटा किसके बराबर आ जाएगा, B/R, कास गैमा C/R। तो इधर ना उन्होंने एक्स वाई जेड का हुआ है, यानी कि इस चीज को उन्होंने एक्स का हुआ है, इसको वाई का हुआ है और इसको जेड का हुआ है। तो x² + y² + z² वो किसके बराबर होता है जी, वो R² के बराबर होता है। बेशक वो आप उसको A² का, ए वेक्टर का नाम दे लेंगे, अगर ए वेक्टर कहेंगे तो वो A² की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये इस तरीके से ना लिखा जाता है। तो इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से साफ साफ कर देता हूँ, ताकि ये ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये मैं आपको ना क्वेश्चन ऐसे करता हूँ, अलहदा से ना खुद सॉल्व करके देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ना पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ भी जाते हैं। तो ये पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूँ जी, जो हमारे पास वेक्टर है, इधर से मैं पेज ओपन कर लूँ, फिर ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको इसको करना क्या है। एक मिनट, ये आ गया। चले, मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो रहा है, वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये कहना है जी काज अल्फा जो है ये बराबर है x/a वेक्टर की मैग्नीट्यूड। x से क्या मुराद है, ये जो a वेक्टर है ना, इसका जो i के साथ जो चीज लिखी हुई है वो एक्स होती है, और जो जे के साथ चीज लिखी होती है वो वाई होती है, जो के के साथ चीज लिखी होती है वो जेड होती है। तो आपने क्या करना है, एक्स को ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, फिर वाई को ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, फिर जेड को ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो x/a वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये काज अल्फा के बराबर है, y/a वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये कास बीटा के बराबर है, और z/a वेक्टर की मैग्नीट्यूड कास गैमा के इक्वल होता है। तो बस इनकी आपने मैग्नीट्यूड्स जो है ना वो पहले फाइंड करें, और फिर इस जगह पर ना पुट करते हैं। तो ये देखें, ये a वेक्टर है,
तो आई का कोफिशेंट 2 का स्केयर, जे का कोफिशेंट -3 का स्केयर और के का कोफिशेंट 4 का स्केयर। तो ये माइनस खत्म हो जाता है क्योंकि पावर इवन है, और 2 या 2 इवन होता है, तो ये -3 का स्केयर जो है ना 9 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, इनको ऐड करेंगे 29 का स्केयर रूट आ जाएगा। अब इसको अगर मैं क्यों कंपेयर करूं, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के, तो x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 29। फिर cos बीटा के लिए y डिवाइडेड बाय, अब y किसके बराबर है, -3 के बराबर है, और z किसके बराबर है, +4 के बराबर है। बाकी नीचे वो स्केयर रूट 29 जो है ना वो इस तरीके से लिख दिया जाता है। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में ना ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। देन फाइंड द प्रोजेक्शन, आपने प्रोजेक्शन मालूम करनी है ए माइनस बी की अलोंग सी। तो वो डायरेक्शन कोसाइन वाला एक ही क्वेश्चन है, ये उससे अगला क्वेश्चन मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं ए माइनस बी की सी के ऊपर क्या क्या प्रोजेक्शन बनती है वो मालूम करें, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी, और जो बी की प्रोजेक्शन है सी माइनस ए के ऊपर वो मालूम करनी है। यानी कि सी की प्रोजेक्शन बी की प्रोजेक्शन सी माइनस ए के ऊपर, और ए माइनस बी की प्रोजेक्शन सी के ऊपर, एंड आल्सो फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, और इनकी जो वेक्टर प्रोजेक्शन है वो भी आपने मालूम करनी है। अच्छा, तो ये जरा क्वेश्चन ना आपको अभी सही समझ नहीं आया होगा। इसमें करना क्या, सबसे पहले जो उन्होंने बताया हुआ ना ए माइनस बी, पहले हम इस चीज को फाइंड कर लेते हैं। ये ए माइनस बी लिखा, ये ए की वैल्यू, ये माइनस बी की वैल्यू, इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने ना ए माइनस बी और सी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये हमने जो वैल्यू भी निकाली है ये इधर लिखी, उसके बाद हमने ना लिख लेना डॉट, ये जो डॉट है ना इसको लिख लिया। एक मिनट से मैं जरा दिखा दूं आपको, ये जो डॉट है ना इसे हमने लिखा है। अच्छा एक मिनट, ये इधर इसका पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट सिर्फ। हाँ जी, ये हमने ए माइनस बी का जवाब लिखा, फिर डॉट, फिर ये सी का, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने ना ये जो सी वेक्टर है ना इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर ये इस चीज के बराबर है, ये हम 7 का जो है ना स्केयर लेंगे, -1 का स्केयर और 8 का स्केयर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब हमने किसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, ए माइनस बी की भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अच्छा, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है जब लिखा होता है ना ए माइनस बी की प्रोजेक्शन सी के ऊपर, तो नीचे ना सिर्फ सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है। ठीक है, तो अगर होता है ना इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करें, फिर हमें ना ए माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ना था। तो जिस टाइम वो कहेंगे ना इस चीज की प्रोजेक्शन सी के ऊपर मालूम करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, अलोंग सी कहेंगे तो फिर आपने ना सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले का जवाब 2 है और नीचे का जवाब कितना, 114 ये आ गया। फिर कह रहे हैं सी यूनिट वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर अलोंग सी, जो सी वेक्टर है इसके जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि अलोंग सी का अगर जिक्र हो रहा है तो सी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो ना, तो क्या करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये हमने ना सी वेक्टर को लिखा, यानी कि सी यूनिट वेक्टर वो बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी की अलोंग सी, सी मालूम करना है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया था ना इसके साथ आपने सी यूनिट वेक्टर लिखना है, फिर ये सी यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, फिर इन दोनों को ना सॉल्व करना है। ये 2 बार लिखा है, एक बार लिख के पावर 2 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर सी माइनस ए आप मालूम करें, ये हमारे पास आ गया। फिर इसका बी के साथ लें, और उसके बाद ये प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग सी माइनस ए है तो सी माइनस ए से डिवाइड करना।